हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ओके सर, सही कह रहे हैं आप सर, लेक्चर नंबर तो 2 है सर। चलिए, तो कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? होमवर्क भी दिया था क्या यार? बच्चा कह रहा है होमवर्क भी दिया था। आप होमवर्क देते रहते हो, कैसे टीचर हो आप। ओ माय गॉड, क्या बताऊं बेटा, तुमसे क्या छुपा हुआ है? तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा बेटा, तुम तो सब कुछ जानते हो। हम्म। कह रहे हैं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो सॉफ्टवेयर हमारा। चलिए, ज्योति ग्लोबल लोकेशन नंबर। चलिए, तो होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 था होमवर्क में। चलिए चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 16 ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये दिया था क्या? हाँ, ये दिया था। एक कंपनी है प्रकाश लिमिटेड, जो कि पैसा उठाना चाहती थी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, और इसीलिए इसने क्या किया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया 55 लोगों को इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स का 55 लोगों को क्या किया, प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें कि 4 QI भी थे, यानी 55 - 4, एक्चुअली में हम मानेंगे 51 लोगों को दिया और बाकी सब इंडिविजुअल थे। अलॉटमेंट होने से पहले ही कंपनी ने एक और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दे दिया 155 लोगों को। ठीक है, 155 लोगों को। ओ माय गॉड्स, लेकिन ये क्या था, डिबेंचर्स का, यानी डिबेंचर्स का 155 लोगों को, जबकि पुराने वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, पुराने वाला कंप्लीट नहीं हुआ था। बीइंग अ पब्लिक कंपनी, is it possible for Prakash Limited to issue securities under a private placement offer? क्या पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? हाँ, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ये बात हमारे सेक्शन 23 में क्लियरली मेंशन है। और अगर कर सकती है तो क्या कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन फॉलो किया है या नहीं किया है? तो हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट सीखा था प्राइवेट प्लेसमेंट में ही, कि जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आ सकता, तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? कि जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर क्लोज नहीं हो जाता, क्लोज मतलब या तो कंप्लीट या विड्रॉ, तब तक नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आ सकता, नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आ सकता। पहले पुराना या तो कंप्लीट करो
या कैंसिल करो या विड्रॉ करो, अबंडन करो, लेकिन पुराना वाला खत्म करो, तभी तुम नया ला सकते हो। लेकिन सर इसमें तो इक्विटी और डिबेंचर्स था सर। इक्विटी का तो अलग होता है, बेटा लिमिट अलग होती है। इक्विटी की 200 की लिमिट अलग है, डिबेंचर्स की 200 की लिमिट अलग है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, चाहे वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी का हो, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नया नहीं आ सकता है। अगर नया ले आए तो तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के सेक्शन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा ऑफर जो है पब्लिक ऑफर में काउंट किया जाता है। क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा ले सकती है। ओके, लेकिन क्योंकि कंपनी ने यहां 51 लोगों को दिया था, जो कि 200 की लिमिट के अलग है, अंदर है, तो कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट को फॉलो किया। ठीक है, ओके। लेकिन हाउएवर कंपनी ने अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर डिबेंचर्स का दे दिया, जबकि अभी पुराना वाला कंप्लीट नहीं हुआ था। इसीलिए ये जो सेकंड ऑफर है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए इस ऑफर को क्या माना जाएगा? पब्लिक ऑफर माना जाएगा। बट वो कह रहे हैं तुम्हारा आंसर क्या होता अगर हम डिबेंचर का ऑफर इक्विटी शेयर्स की अलॉटमेंट के बाद लाते, बट सेम फाइनेंशियल ईयर में लाते, तब तुम्हारा आंसर क्या होता कि अगर हम इक्विटी को पहले अलॉट होने देते। ठीक है, चलिए दिव्या, बिल्कुल कर सकते हैं दो तरह के शेयर्स, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट एक साथ दो पैरेलली नहीं चल सकते, यह बात बोली गई है। चलिए ठीक है, ओके सर। सो इन केस दी कंपनी अगर डिबेंचर का ऑफर देती है सेम फाइनेंशियल ईयर में, बट अलॉटमेंट होने के बाद, यानी पुराना ऑफर कंप्लीट हो गया था, तो तुम्हारा नया ऑफर जो है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में काउंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज सीडीएस लिमिटेड एक कंपनी है। सीडीएस लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्लान कर रही है, क्या प्लान कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट करना। मैनेजिंग डायरेक्टर को कहीं से कुछ बातें पता चली। क्या बातें पता चली? देखना ध्यान से। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि पहली बात लिखी है, प्राइवेट प्लेसमेंट आइडेंटिफाइड पर्सन को किया जा सकता है, मैक्सिमम 200 लोगों को। पहली बात उन्हें पता चली कि मैक्सिमम 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है, जो कि ठीक है भाई, मैक्सिमम 200 लोगों को किया जा सकता है। ओके सर, चलिए ठीक है, ओके सर। द अफोरसेड सीलिंग ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन शॉल नॉट अप्लाई टू द ऑफर मेड टू क्वालिफाइड क्यूआईबी। कह रहे लेकिन 200 की लिमिट क्यूआईबी को नहीं लगती। 200 की लिमिट क्यूआईबी को नहीं लगती है, नहीं लगती है 200 की लिमिट क्यूआईबी को नहीं लगती है, बट इज एप्लीकेबल, बट लेकिन ये लिमिट कंपनी के इंप्लॉइज को लगती है जिन्हें ईसॉप दिए गए हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला पॉइंट गलत है? क्योंकि इंप्लॉइज को भी 200 की लिमिट नहीं लगती, तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैं यहां पर बॉक्स में डाल रहा हूं, ये पॉइंट इनका गलत है पहले वाले पॉइंट में। ओके सर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार किया जा सकता है, सिर्फ एक बार किया जा सकता है। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है? क्या ये लोग सही कह रहे हैं? बताओ, क्या पूरे साल में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर सिर्फ एक बार हो सकता है? जितनी मर्जी बार लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये ओनली वंस वाला पॉइंट भी क्या है? गलत पॉइंट लिखा है, ओनली वंस नहीं है लॉ में। ठीक है, ओके सर। तो यही बात इन्होंने पहले सेक्शन 42 के प्रोविजन लिखे और उसके बाद सिंपली बता दिया द कंपनी इज करेक्ट
इन प्रपोजिंग दैट प्राइवेट प्लेसमेंट शॉल बी मेड ओनली। कह रहे ये बात तो उन्होंने सही लिखी 200 वाली, ये बात सही है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय वाली बात लिखी ना, कंपनी इज नॉट करेक्ट इन सेइंग कि एम्प्लॉइज को भी ये लिमिट लगती है। तो सेकंड पार्ट जो है वो पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली रोंग है। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद लॉ कहता है कि फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट देखना है 200 का, लेकिन ला तुम कितनी भी बार सकते हो। सो 200 की लिमिट का ध्यान रखना, फिर एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। क्या इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? जल्दी बताओ, क्या इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? सुमित कुमार मिश्रा, ये बात लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में बता दी गई है कि सब सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है तुम्हें, बट अगर तुम याद रख सकते हो तो तुम लिख लेना, तुम्हारी मर्जी है। चलिए, हाँ, क्या डिबेंचर्स का ऑफर 200 से ज्यादा लोगों को दिया जा सकता है? द आंसर इज नो चैतन्य। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने करा है क्या? एक और क्वेश्चन दिया था, वो लोग आप लोगों ने करा है क्या? जल्दी बताओ। एक चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है, चैप्टर 1 से ही। परवेश बेटा, जितनी मर्जी बाहर कर सकते हो इक्विटी शेयर्स की, 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जितनी मर्जी बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है परवेश, चलिए, चैप्टर 1, चैप्टर 1, चलिए आइए, ये आपको दिया था मैंने होमवर्क, आइए। सुमित बेटा, कल का लेक्चर देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है सुमित, कल छुट्टी है। ठीक है, चलिए, हाँ कल छुट्टी है, प्लीज अब स्पैम मत करो, कल छुट्टी है, बस शांत बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 किया है या नहीं किया है? बस इतना बता दो, क्वेश्चन नंबर 8 किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो मैं होमवर्क में दे देता हूं और आगे चलता हूं। जल्दी बता दो मुझे, मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे, अगर आपने नहीं किया है तो। मोस्टली बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं दोबारा से। होमवर्क है, ठीक है, मोस्टली बच्चे नो लिख रहे हैं, शायद हो सकता है मैंने बताया नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो होमवर्क दे रहा हूं, कल मैं इसको डिस्कस, कल मतलब परसों 20th को मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 20 सितंबर को हम इसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए चैतन्य बेटा, डाउट में डाल दो, रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है चैतन्य, चलो अब मैं टॉपिक्स पे चल रहा हूं, आज की क्लास अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए सुमित, मैंने उसमें रिप्लाई दिया है लास्ट लेक्चर में, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, बिल्कुल बोला है मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं, टाइप्स ऑफ कैपिटल की, तो हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करी थी, जो कि एमओए में होती है। हमने कॉल्ड अप की बात करी थी, इशूड कैपिटल की बात करी थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करी थी। ये सारी बातें हमने करी थी। ठीक है, ओके सर।
नाउ अगर मैं बात करता हूं ऑथोराइज्ड कैपिटल की, तो ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी रेज कर सकती है। इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। उसके बाद फिर हम करते हैं इशू कैपिटल की बात, जो कि ऑफर करी जाती है टाइम टू टाइम और उसमें से सब्सक्राइब करी जाती है मेंबर्स के द्वारा। कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कई बार अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन एट पार भी हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, कंपनी जो है कॉल करती है कैपिटल को फॉर पेमेंट। तो कंपनी जब पेमेंट को कॉल करती है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप पेमेंट बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं कि हमने कॉल कर लिया, यानी पेमेंट के लिए मंगा ली। और उसमें से जो एक्चुअली आ जाती है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, लेकिन हमने फिर पेड अप कैपिटल की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो कुछ और बातें भी उसमें लिखी थी। एक तो यह लिखा था कि जो पैसा आया वो तो पेड अप है, लेकिन कई बार हम अदर देन मनी के लिए भी करते हैं, जैसे कि बोनस शेयर्स या काइंड में इशू करते हैं, वो भी हमारी पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाता है। और कई बार हमें जो पैसा आता है वो कैपिटल के शेयर्स के लिए आता है, बट वो फिर भी पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सूरज बेटा, तुम लेक्चर नंबर 1 से देखो। चलिए ठीक है, ओके सर, ओके सर। किशन बेटा डाउट इंजन में डाल दो, सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता तो मुझे बताना। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक जाता है। लेकिन कुछ सेक्शन आईसीआई ने आपके सिलेबस में नहीं डाले हैं। 44, 45, 60, 75 और 72 ये सेक्शंस आपके सिलेबस में डाले नहीं गए हैं। तो अगर आपको चाहिए, जैसे हमने, ठीक है ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एक चार्ट बना के याद करा था। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, आप उस चार्ट की हेल्प से इसके सेक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं एक चार्ट आपको बनाकर दे रहा हूं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, याद करने के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से सेक्शन लर्न हो जाए। तो आइए मेरे साथ देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके सर, इसके हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, पहला पार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, और दूसरा पार्ट करेंगे हम बेटा डिबेंचर्स का। दूसरा पार्ट कौन सा करेंगे, डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 71। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन का 71। ठीक है, ओके सर। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 43। ओके, उसके बाद देखो शेयर कैपिटल में जब हम टाइप पढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा टाइप पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ओके सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो इशू से रिलेटेड इशू एंड रिडम्पशन के पॉइंट है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 55 में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 55 में पढ़ेंगे। ओके सर, अब मुझे बताओ, जब भी शेयर्स इशू होंगे तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में होंगे तो क्या फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो हम क्या देंगे बेटा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 46 में। क्या शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी मिलेगा, हां सर, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स भी मिलता है। तो हम वोटिंग राइट्स पढ़ेंगे कौन से सेक्शन में, सेक्शन 47। ओके सर,
फिर क्या हम उनके राइट्स को चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स, वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स, अगर हम उनके राइट्स को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वेरी चेंज कर रहे हैं, ये किस में पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 48 में पढ़ेंगे। क्या हमें उनसे अगर पूरा पैसा नहीं मंगाया तो कॉल्स भी मंगानी पड़ेंगी? क्या कॉल्स मंगानी पड़ेंगी कि नहीं मंगानी पड़ेंगी? बिल्कुल कॉल्स भी मंगानी पड़ेंगी। कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, कॉल्स भी मंगानी पड़ेंगी। सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 49, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, ओके सर, ओके सर। पुराने लेक्चर देखो संजय, जाके जाओ पुराने लेक्चर्स देखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कोई इंसान हमें कॉल्स इन एडवांस भी दे सकता है? क्या कोई पैसा हमें पहले भी दे सकता है? द आंसर इज यस। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के लिए सेक्शन नंबर 50। क्या कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड भी देती है? द आंसर इज यस, कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड भी देती है, कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड भी देती है। ये जो डिविडेंड हम देंगे ना, ये जो डिविडेंड हम देंगे, ये डिविडेंड हम देंगे पेड अप शेयर कैपिटल पर लिखा हुआ है, डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज सेक्शन नंबर 51। ओके सर, चलिए उसके बाद आते हैं यहां पर प्रोविजन ट्रांसफर के, कि एक इंसान दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या करेगा। तो बेटा यहां पर आएगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड किसमें? सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 56 में ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन होगा। ओके सर। उसके बाद क्या कंपनी ऐसा हो सकता है कि इसको रिफ्यूज कर दे? हां, कंपनी ऐसा हो सकता है कि इसको रिफ्यूज कर दे। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, कंपनी ने रजिस्टर करने से मना कर दे, कह रहे हम रजिस्टर नहीं कर रहे, तुम्हारा ट्रांसफर हम रजिस्टर, कहां गया मेरा पहुंचा, चलिए, हां, रिफ्यूजल टू रजिस्टर, ये हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 58 में। कभी कभी कंपनी बेटा रजिस्टर में गलत इंसान का नाम लिख देती है, क्या आपको पता है? कभी कभी गलती से कंपनी नाम गुरप्रीत का लिखना होता है, किसी और को लिख देती है, किसी और का नाम लिख देती है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन कराएंगे। क्या करवाएंगे मेरे बच्चा? रेक्टिफिकेशन कराएंगे ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दैट इज सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 59। अच्छा, अगर कोई यहां पर भी पर्सोनेशन वाला सेक्शन आ जाता है कि अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है बट खुद को एज अ शेयर होल्डर दिखाता है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन। ओ माय गॉड सर, पर्सोनेशन तो हमने पढ़ लिया था बेटा, वो तुमने अलग पर्सोनेशन पढ़ा था। यहां पर शेयर होल्डर की बात हो रही है, शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर की सेक्शन 57 में, शेयर होल्डर की 57 में बात हो रही है। अगर आप खुद को शेयर होल्डर दिखाते हो कंपनी का जबकि आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो, तो उस सेक्शन की बात यहां पर हुई है। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। अभी खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी तो चार्ट शुरू हुआ है, अभी तो चार्ट शुरू हुआ है। शेयर कैपिटल के टाइप्स के बाद क्या आप इसका अल्ट्रेशन भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। शेयर कैपिटल अगर आप अल्टर करना चाहते हो तो सेक्शन नंबर 61। ओके सर। अगर सर हमें नई शेयर कैपिटल इशू करनी है, शेयर कैपिटल को इशू करना है, तो बेटा उसके लिए फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 62, सेक्शन 62। सर अगर हमें बोनस शेयर्स देने हैं, अगर हमें इशू करने हैं ऑफ बोनस शेयर्स, तो क्या होगा? सेक्शन 63। लेकिन ये बातें आपको आरओसी को भी बतानी पड़ेंगी,
ये बातें आपको आरओसी को भी बतानी पड़ेगी। सो नोटिस टू आरओसी सेक्शन 64, सेक्शन 64, ठीक है। ओके सर। उसके बाद यहां पर रुकता नहीं है बेटा, आगे चलती है जर्नी, आगे चलती है। क्या कंपनी बायबैक कर सकती है? तो लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले वो लगाता है रेस्ट्रिक्शन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि मुझे सही से लिख पाऊं मैं। सबसे पहले वो क्या लगाता है मेरे बच्चा? रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन, आज आप बायबैक सीख कर आए हो, पता है मुझे नितिन सर से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन परचेज ऑफ शेयर, ऑन परचेज ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सर कौन से सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन लगाता है? बेटा 67 में रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ओके सर। उसके बाद क्या बायबैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या बायबैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन 68 में बायबैक किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 68 में बायबैक किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन क्या कुछ अमाउंट हमें सीआरआर में भी डालना होता है? कुछ अमाउंट हमें सीआरआर में भी डालना होता है? द आंसर इज यस, करेक्ट, द आंसर इज यस। तो कुछ अमाउंट हमें सीआरआर में डालना होता है बायबैक में। यह बात तुम पढ़ोगे सेक्शन 69 में। अमन बेटा तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो लिख लिख के? तुम ब्लॉक होना चाहते हो क्लास से तो बता दो, ये मत किया करो, वो मत किया करो। कल क्यों जो मैं पढ़ा रहा हूं चार्ट सुन लो यार। क्लास को प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। क्लास स्टार्ट नहीं होती है, आप सर ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? लिखने दो यार, मैं जो बना रहा हूं चार्ट। तुम्हें नहीं हेल्पफुल होगा कोई बात नहीं, दूसरों को तो हेल्पफुल होगा ना यार। तुम्हें नहीं है, तुम रिकॉर्डेड देखा करो, यू आर फ्री टू वॉच रिकॉर्डेड। जिसको देखना है, परेशानी है, वो रिकॉर्डेड देख सकता है, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। चलिए ट्रांसफर टू सीआरआर करेंगे, द आंसर इज यस। उसके बाद प्रोहाइबिशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोहाइबिशन की बात करते हैं। प्रोहाइबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टेन केसेस, दैट इज सेक्शन, सेक्शन 69 के बाद क्या आएगा? सेक्शन 70 आएगा। और अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नाउ उसके बाद हम लोग रिडक्शन भी करते हैं, हम शेयर कैपिटल को कम भी कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 66 में हम शेयर कैपिटल को रिडक्शन करते हैं। और जब भी हम शेयर कैपिटल को इशू करेंगे तो या तो प्रीमियम पर भी कर सकते हैं या डिस्काउंट पर। तो लॉ कहता है अगर तुम प्रीमियम पर करोगे तो लगेगा सेक्शन 53। अगर तुम सिक्योरिटी प्रीमियम पर करोगे तो लगेगा सेक्शन 53। ओके। और अगर तुम मेरे बच्चा, अगर तुम, ठीक है, डिस्काउंट पे करोगे तो लॉ अलाउ ही नहीं करता डिस्काउंट पे करने के लिए। सो प्रोहाइबिशन है मेरे बच्चा, प्रोहाइबिशन है ऑन डिस्काउंट, मतलब आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। ये कौन सा सेक्शन बोलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, एक सेकेंड, ओह माय गॉड्स, यहां पर आना था सेक्शन 52, ठीक है। प्रोहाइबिशन ऑन डिस्काउंट सेक्शन 53, ठीक है। आप शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते हो, और उसके बाद लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो आप लोग जानते होंगे, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 में। इसका एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54। तो ये हमारा पूरा चार्ट रेडी हो गया,
ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर इज एन एक्सेप्शन, और ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग अलग होते हैं। ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, याद रखना। हम सीखेंगे क्लास में दोनों का डिफरेंस। अब ये चार्ट को, ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना, एक बारी हम लोग चेक कर लें कि कोई सेक्शन बच तो नहीं गया। चेक कर लें क्या? आइए सबसे पहले चेक करते हैं सेक्शंस को, मेरे साथ चेक करना सारे बच्चे। ये देखो सेक्शन नंबर 43, क्या ये हमारे चार्ट में आ गया या नहीं आ गया? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, क्या ये हमारे चार्ट में आ गया? जल्दी से चेक कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अबे चल जा, ये रहा, आ गया काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यस सर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं, भाई इतना हैंग क्यों हो रहा है, क्या हो गया इसे? 44 और 45 हमें पढ़ने ही नहीं है, ठीक है, 44 और 45 हमें पढ़ने ही नहीं है, ओके सर। 46 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 46 की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, क्या यह भी कवर हो गया? क्या यह भी कवर हो गया? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ये रहा, ये भी कवर हो गया। 47 भी कवर हो गया, 48 भी कवर हो गया, 49 भी कवर हो गया, 50 भी कवर हो गया, 51 भी कवर हो गया, ठीक है। तो 51 तक तो सारे कवर हो गए, 51 तक तो सारे कवर हो गए हमारे चार्ट में, 51 तक। अब आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे करना मना है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स 52, 53, 54, ठीक है, 52, 53, 54 क्या ये भी कवर हो गए? ये देखो 52 प्रीमियम पे, 53 डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, और 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स आप एक्सेप्शन है वहां कर सकते हो। और ये रहा बेटा आपका 55 प्रेफरेंस शेयर्स को इशू एंड रिडम्पशन करना, इशू एंड रिडम्पशन करना, तो हमारा सेक्शन 55 भी कवर हो गया, सेक्शन 52, 53, 55 भी कवर हो गया। अब आते हैं 56, 57, 58, 59, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो 56, 57, 58, 59 कवर हो गए 59 तक, 60 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहां पर इसलिए हमारे चार्ट में भी उसे कवर नहीं किया गया, ठीक है। ओके सर। पवन बेटा थोड़ी सी वॉइस कम कर लो मोबाइल में, ठीक है पवन बेटा। चलो उसके बाद अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, और नोटिस टू आरओसी, दैट इज 61, 62, 63, 64, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो अगर आप देखोगे मेरे बच्चा तो सारे के सारे कवर हो गए, 61, 62, 63, 64, 65 सिलेबस में नहीं है, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 सिलेबस में नहीं है। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, यस और नो? यस सर। कॉल्स इन अरियर का अलग से सेक्शन नहीं है गणेश, वो इंप्लाइडली रूल्स में आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल्स में मेंशन होता है। चलिए तो आप क्या करेंगे बेटा, आज घर जाके आप इस चार्ट को 2 बारी बनाकर देखना, ठीक है। आप इस चार्ट को कितनी बार बनाकर देखना? 2 बारी बनाना सेक्शन के साथ, एक बारी देखकर बनाना, एक बारी बिना देखे बनाना। तो इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कल से हम इसके भी रिवीजन चालू कर देंगे। यस अमन बेटा, डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शन है, जब वो टॉपिक आएगा अमन तब हम पढ़ा देंगे, अभी के लिए जब टॉपिक आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने बस चैप्टर के सेक्शंस का ओवरव्यू दिया है कि हमें इतना पढ़ना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करा जाए। आइए आज का टारगेट देख लेते हैं, टुडेज टारगेट।
आज हमें समझना है व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके सर। व्हाट इज बेटा, कल बेटा बर्थडे है अमन तुम्हारा, इसलिए छुट्टी दी थी बेटा। ठीक है, व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके। उसके बाद व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आज का टारगेट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शेयर होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ शेयर होता क्या है। देखो शेयर का मतलब क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विथ शेयर। पहला क्वेश्चन आज का आंसर करते हैं, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज शेयर। ठीक है, ओके। शेयर का मतलब अगर हम बात करें तो टुकड़ा, शेयर का मतलब क्या होता है बेटा, टुकड़ा बोलो, हिस्सा बोलो या पार्ट बोलो। टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट कुछ भी बोलोगे उसे हम क्या कहेंगे, शेयर बोलते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, शेयर बोलते हैं, हिस्सा। ठीक है, ओके सर। नाउ जब हम शेयर की बात करते हैं तो कंपनी की कैपिटल में, कंपनी की कैपिटल में शेयर यानी हिस्से को हम क्या बुलाते हैं, शेयर बुलाते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी के, चलो एक कंपनी है, उस कंपनी का कैपिटल है, उस कंपनी का कैपिटल है ₹10 करोड़ रुपीस। कितना रुपीस, 10 करोड़ रुपीस उसका कैपिटल है। ठीक है, ओके सर, 10 करोड़ रुपीस उसका कैपिटल है। नाउ क्योंकि 10 करोड़ रुपया कैपिटल है तो यहां पर उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ शेयर्स इंटू, 1 करोड़ शेयर्स इंटू ₹10 फेस वैल्यू, ₹10 फेस वैल्यू। ठीक है, ₹10 फेस वैल्यू। तो हमारा हो जाएगा 10 करोड़ की नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर वो बोल रहे हैं हमने अपनी 10 करोड़ की कैपिटल के 1 करोड़ हिस्से कर दिए, 1 करोड़ हिस्से कर दिए। ठीक है, ओके। बट कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है कि 10 करोड़ रुपए को ऐसा ना करके 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स कर दे इंटू ₹1, इंटू ₹1, इंटू ₹1 फेस वैल्यू। तो भी एक बात है, यानी इस कंपनी की इस कंपनी की शेयर कैपिटल के कितने टुकड़े हुए हैं, कितने टुकड़े हुए हैं, कितने टुकड़े हुए हैं, 10 करोड़ टुकड़े हुए हैं, 10 करोड़ हिस्से हुए हैं, 10 करोड़ पार्ट हुए हैं। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना बेटा, बात तो एक ही है। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 करोड़ में अगर हमने कर लिया, मान लो 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, ठीक है, इंटू 10 लाख शेयर्स इंटू, बताओ कितने रुपए लिखूंगा तो 10 करोड़ हो जाएगी कैपिटल, जल्दी बताओ कितने रुपए लिखूंगा तो टैली हो जाएगा, कितने रुपए की फेस वैल्यू होगी यहां पर, बिल्कुल 100 रुपए की फेस वैल्यू होगी, 100 रुपए की फेस वैल्यू। यानी आप अपनी कंपनी के कितने, जो कंपनी है उसकी कैपिटल के कितने टुकड़े कर रहे हो, कितने टुकड़े कर रहे हो, उससे आपकी फेस वैल्यू डिसाइड होगी। अच्छा मान लो मैंने क्या करा, 10 करोड़ में
दो टुकड़े करे, दो टुकड़े इंटू ₹5 करोड़ फेस वैल्यू, इंटू ₹5 करोड़ फेस वैल्यू, 10 करोड़ के दो टुकड़े कर दिए और एक शेयर 5 करोड़ फेस वैल्यू का है। आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी कैपिटल के कंपनी कितने भी टुकड़े कर सकती है, कितने भी टुकड़े कर सकती है। अब लेकिन यह बताओ 5 करोड़ करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पर क्या ये लोग खरीद पाएंगे? क्या 5 करोड़ रुपए लोग खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग होंगे। लेकिन वहीं अगर मेरी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ₹1 होगी तो जल्दी खरीद पाएंगे। इसीलिए शेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि ज्यादा लोगों से पैसे लिए जा सके, ताकि ज्यादा लोगों से पैसे लिए जा सके, है ना। तो कंपनी क्या करती है? ये जो टुकड़े करती है ना, ये क्यों ज्यादा छोटे छोटे अमाउंट के करती है? ताकि ज्यादा लोग इजीली खरीद पाए और ज्यादा आसानी होती है। इसीलिए ₹1 का शेयर, ₹10 का शेयर जो है वो आसानी से खरीदा जा सकता है, जबकि 5 करोड़ का शेयर कौन खरीद पाएगा? सिर्फ हमारे में से नितिन सर खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, ओके। तो शेयर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। शेयर का मतलब होता है शेयर कैपिटल में हिस्सा। शेयर कैपिटल में हिस्सा, यानी अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, अगर मैं किसी कंपनी का, गुरप्रीत सर मान लो अगर किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, मतलब मैंने उस कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा परचेज कर लिया, एक हिस्सा इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, एक हिस्सा क्या कर लिया मैंने? उनकी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा खरीद लिया, बाय कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया। ओके सर। सर मजा ही नहीं आया, सर मजा ही नहीं आया है। ठीक है, मजा ही नहीं आया। मैंने कहा अच्छा मजा नहीं आया? कह रहे ना सर, मतलब इतना वाहियात क्या है ये? क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो, 10 करोड़ 1 करोड़, ये क्या मल्टीप्लाई? तो हमने बचपन में ही सीख लिया था सर, कुछ बढ़िया सा बताओ ना। चलो तुम्हें बढ़िया सा बताता हूं, तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं। तुम्हें आज मैं शेयर का मतलब बढ़िया तरीके से मानता हूं। आइए, ये कहानी है बेटा गोट की। ये कहानी किसकी है बेटा? गोट की कहानी है, द गोट स्टोरी। गोट बेटा कौन है हमारी क्लास में? आप सब जानते हैं, नितिन सर की कहानी। एक बार की बात है बेटा, नितिन सर ने, मैं आपको बता रहा हूं, नितिन सर ने बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, डिस्क्लोज हो जाएगी, एक बहुत बड़ी कंपनी के 99.99% शेयर खरीद लिए। 99.99% शेयर खरीद लिए, अराउंड 500 करोड़ रुपए लगा के। कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके? 500 करोड़ रुपए लगाए नितिन सर ने। और क्या किया? इस कंपनी के सारे जो हैं शेयर्स खरीद लिए, सारे के सारे जो हैं शेयर्स खरीद लिए, 99.99 खरीद लिए। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो नितिन सर कहेंगे अरे तुमने क्यों बता दिया बच्चों को। ठीक है, ओके सर। अब क्या हुआ? अब नितिन सर ने जैसे ही शेयर खरीदे ना, अगले दिन बेटा ये कंपनी का ऑफिस है, ये कंपनी का क्या है? ऑफिस है बेटा, ऑफिस। ठीक है, चलिए, अच्छा ये कंपनी का ऑफिस है, जिस कंपनी के शेयर खरीदे थे। यहां पर बेटा नितिन सर आ गए। कौन आ गए बेटा? नितिन सर। और पता है कैसे गए कंपनी में? ऐसे दरवाजा खोला, बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ था बेटा। बाहर कौन बैठा हुआ था? वॉचमैन अंकल बैठे हुए थे। ठीक है, ओके सर। नाउ ये जब नितिन सर अंदर गए, अंदर जाकर पता है इन्होंने क्या किया? कंपनी की घूमने वाली चेयर, आप यकीन नहीं करोगे बेटा, कंपनी की घूमने वाली चेयर, क्या आपको दिख रही है? शायद थोड़ी सी दिख रही होगी, देखो घूमते भी ऐसे, कितना बढ़िया घूम के लगता है। तुम्हें क्या बताऊं मैं, कंपनी की घूमने वाली चेयर जो है वो ले ली और लेकर बाहर जाने लगे, लेकर बाहर जाने लगे बेटा इस चेयर को। ठीक है, लेकर बाहर जाने लगे। बाहर बेटा कौन बैठा था? वॉचमैन बैठा हुआ था। ठीक है,
ठीक है। बाहर कौन बैठा हुआ था बेटा? वॉचमैन बैठा हुआ था। मैं आपको वॉचमैन के बारे में क्या बताऊं बेटा, उसकी मजबूरी रही होगी बेटा, मजबूरी रही होगी बेटा, ठीक है। बाहर एक क्या बैठा हुआ था? वॉचमैन बैठा हुआ था बेटा। वॉचमैन चश्मा लगा के वो नितिन सर को देख रहा है कि नितिन सर कंपनी की कुर्सी लेकर जा रहे हैं। उसने कंबल ओढ़ा हुआ था, ठीक है, और उसने जब चश्मा उतारा और नितिन सर को देखा और पूछा, हाँ भैया कुर्सी लेकर कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो कुर्सी लेकर, बताओ जरा। ऐसे उसने कंबल उतारा, ने बोला भाई कहां जा रहे हो तुम ये कुर्सी लेकर, बताओ जरा। तो नितिन सर ने कहा, अरे मेरी कुर्सी है, मैं लेकर जा रहा हूं। इस कंपनी के 99.99% 500 करोड़ में शेयर खरीदे हैं, इसीलिए लेकर जा रहा हूं। वॉचमैन ने कहा, क्या कह रहा है वॉचमैन? वॉचमैन ने कहा, बेटा हो ले जा रहे हो कुर्सी, ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, ये कुर्सी कंपनी की है। ये कुर्सी किसकी है? कंपनी की है। कंपनी की। कौन सी कंपनी की? जिसके तुमने शेयर खरीदे हैं, लेकिन ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट व्हील, सैलेमोन वर्सेस सैलेमोन। नितिन सर ने कहा, यह आवाज तो कहीं सुनी हुई लग रही है, यह आवाज तो कहीं सुनी हुई लग रही है। चश्मा उतारा भाई साहब मेरा, बाल उतारे। अरे गुरप्रीत तुम, अरे गुरप्रीत तुम यहां बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर साहब किसी को बताइएगा मत, बच्चों को मत बताइएगा, 3,500 की सैलरी में घर चलता नहीं है, तो हम यहां वॉचमैन की नौकरी करके थोड़ा 5-6 हजार और कमा लेते हैं, ठीक है, और कमा लेते हैं हम 5,000 रुपए, तो इसीलिए बैठे हुए हैं। लेकिन नितिन सर कह रहे, लेकिन यार देखो मेरी बात सुनो गुरप्रीत। मैंने कहा हां। कह रहे देखो मैंने कंपनी को कितने पैसे दिए? मैंने 500 करोड़ रुपए लगाए, कंपनी के 99.99% शेयर लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं कंपनी की एक भी कुर्सी तक नहीं ले जा सकता, तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए, मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए 500 करोड़। अगर मुझे एक कुर्सी भी कंपनी की नहीं मिली तो मेरे 500 करोड़ के बदले मुझे मिला क्या? ठेंगा या ये कागज का शेयर सर्टिफिकेट मिला? क्या मिला है मुझे? ठीक है। तो गुरप्रीत सर ने कहा, सर गुस्सा मत होइए, मैं आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए नितिन सर, आपको जो मिला है ना, आपको जो मिला है, ठीक है, वो क्या मिला है? आपको 500 करोड़ के बदले शेयर्स मिले हैं। कह रहे हैं कागज ही तो है, एक्चुअली में क्या मिला है? कह रहे हैं, मैंने कहा आपको मिले हैं बंडल ऑफ राइट्स। कह रहे मतलब? मैंने कहा बंडल ऑफ राइट्स का मतलब है बड़े सारे राइट्स मिले हैं। बड़े सारे राइट्स का मतलब जैसे कि अगर कल को कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, अगर कंपनी कल को बोनस शेयर बांटेगी आपको बोनस शेयर भी मिलेंगे, अगर कंपनी कल को राइट शेयर लाएगी आपको राइट शेयर भी मिलेगा, अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना होगा तो आपको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, आपको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। आप कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हो, तो मल्टीपल राइट्स आपको मिले हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि सर 500 करोड़ के बदले आपको क्या मिला? राइट्स मिले हैं, राइट्स। और एक राइट नहीं, बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे राइट्स मिले हैं, एक राइट नहीं मिला है। हां, लेकिन कंपनी की कुर्सी आप नहीं ले जा सकते, वो कंपनी कुर्सी, वो जो कुर्सी है वो कंपनी की है, वो आप नहीं ले जा सकते, ये राइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। सो शेयर के बदले जो आप खरीदते हो, तो आपको क्या कह रहे, कल को जनरल मीटिंग होगी, आपको नोटिस आएगा, आप जाओ ना जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन कल को जब मीटिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा।
ठीक है, तो ये होते हैं बेटा शेयर, कि कोई भी अगर पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसे क्या मिलते हैं, बदले में उसे क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? चलिए ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को, बुक से एक बारी पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। चलिए लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। शुरू के पॉइंट्स फालतू के लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सबको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। शेयर होता क्या है से, ठीक है, शेयर होता क्या है वहां से स्टार्ट करेंगे। जतिन बेटा कुर्सी हमेशा कंपनी की है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। ओके सर। विकास बेटा हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को मालिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डिसीजन मेकिंग मिलती है, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप टेक्निकली पूछोगे लॉ लैंग्वेज में, तो वो कंपनी के एसेट्स के ओनर नहीं होते हैं। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर की डेफिनेशन पढ़ना मेरे बच्चों, मेरे साथ मजा आएगी। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल में हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल में हिस्सा। हिस्सा अगर आपके पास कंपनी की शेयर कैपिटल में हिस्सा है तो मतलब आपके पास शेयर है। एंड शेयर इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। बट स्टॉक क्या होता है वो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, आज ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। स्टॉक होता क्या है, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं कि हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कई लोग कहते हैं हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। तो हम क्या करते हैं, इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं शेयर और स्टॉक को। बट एक्चुअली में लीगल टर्म में इसमें क्या डिफरेंस है वो आज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। नाउ देखो, कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, जिसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू में। एंड हर यूनिट को क्या बुलाया जाएगा, शेयर के नाम से बुलाया जाएगा। अब एक केस लॉ हुआ था न्यू लंदन एंड ब्राजीलियन बैंक वर्सेस ब्रोकले बैंक का, और इसमें क्या बोला, इसमें बेटा वही बोला जो मैंने आपको, ठीक है, इसमें बेटा वही बोला जो मैंने आपको अभी अभी करके समझाया प्रैक्टिकली, वही लाइन यहां पे लिखी है कि शेयर का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें पैसा मिलेगा। शेयर का मतलब पैसा नहीं होता बेटा, शेयर का मतलब होता है आपने कितना पैसा लगाया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने राइट्स, कितने परसेंटेज ऑफ राइट्स मिलेंगे। यानी शेयर बना होता है बड़े सारे राइट्स, शेयर होल्डर को बड़े सारे राइट्स मिलते हैं जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे। ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 10 में कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना होता है। और इसमें एक राइट होता है, बड़े सारे राइट्स में एक राइट होता है कि आपको पैसा भी मिलेगा। यानी अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको बड़े सारे राइट्स मिलते हैं, उसमें बस एक छोटा सा राइट होता है कि आपको डिविडेंड भी दिया जाएगा। और कंपनी अगर बंद हो गई और सारे आउटसाइडर्स का पैसा पे करने के बाद कुछ बच जाता है तो वो पैसा भी तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा। बट दिस इज वन ऑफ द राइट। आपको डिविडेंड, ये सब तो छोटा राइट है, आपको बोनस शेयर भी तो मिल रहे हैं, राइट इशू भी तो मिल रहा है, जनरल मीटिंग में भी तो बुलाया जा रहा है, डिसीजन लेने में भी तो बुलाया जा रहा है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है तो भी बुलाया जा रहा है। तो बड़े सारे राइट्स आपको दिए जा रहे हैं एज अ शेयर होल्डर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो ध्यान से, और 2 साल बाद सेम बात हुई कि शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी
मेजर्ड बाय कि उसने कंपनी में कितना पैसा लगाया है और उसके कितने कितने राइट्स मिलेंगे। उसे बड़े सारे म्यूचुअल राइट्स उसको मिलते हैं, जो कि उसे ये राइट्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि ये राइट्स या तो उसे कंपनीज एक्ट ने दिए होते हैं या ये राइट कहां दिए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मुझे बताओ ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स कहां से मिल रहे हैं बेटा? ये राइट्स आपको मिल रहे हैं कंपनीज एक्ट से। डिविडेंड का राइट आपको देता है सेक्शन 123। बोनस शेयर अभी हमने पढ़ा कि कंपनी अगर बोनस शेयर देगी, राइट शेयर सेक्शन 62 देता है, बोनस शेयर आपको सेक्शन 63 देता है, वोटिंग राइट्स आपको सेक्शन 47 दिलाते हैं, जनरल मीटिंग भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये सारे राइट्स आपको कहां मिलते हैं? ये सारे राइट्स आपको कहां मिलते हैं? कंपनीज एक्ट में मिलते हैं, या हो सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हो, वहां से आपको पता चलेगा कि आपको क्या राइट्स मिले। अब नितिन सर ने मुझे कहा यार मजा नहीं आया अभी भी। मैंने कहा क्या मजा नहीं आया? कह रहा एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। मैंने कहा क्या? कह रहे देख यार गुरप्रीत। मैंने कहा बताओ। कह रहे देख मैं हूं गोट। मैंने कहा हां सर। कह रहे देख मैंने कंपनी में 500 करोड़ रुपया लगाया और मेरे पास 99.99% शेयर हैं कंपनी के, ठीक है? और झुमरू अंकल ने अराउंड ये मान लो 1 करोड़ लगाया, मान लो 1 करोड़ लगाया और उन्हें मिले 0.01% शेयर, ऐसा मान लो उन्होंने पहले खरीदे थे, ठीक है? ओके सर। अब उन्होंने कहा यार देख झुमरू भी शेयर होल्डर है, मैं भी शेयर होल्डर हूं, झुमरू भी शेयर होल्डर है। कह रहे यार मुझे भी डिविडेंड मिलता है, उसे भी डिविडेंड मिलता है, मुझे भी जनरल मीटिंग का नोटिस आता है, उसे भी जनरल मीटिंग का नोटिस आता है। कहने लगे यार वो भी वोटिंग कर सकता है, मैं भी वोटिंग कर सकता हूं। कहने लगे यार उसे भी बोनस शेयर मिलते हैं, मुझे भी बोनस शेयर मिलते हैं। तो फिर मैं तो यार सही नहीं है, ये मेरे साथ तो सही नहीं हो रहा ना। ये तो यार सही नहीं हो रहा यार। अगर मैं पैसा ज्यादा लगा रहा हूं तो हमें सेम राइट्स क्यों मिल रहे हैं? क्या फील कर पा रहे हो नितिन सर का प्रॉब्लम? नितिन सर कह रहे यार झुमरू ने पैसा भी कम लगाया लेकिन राइट्स उसे सेम मिल रहे हैं, और मैंने कहा सर देखो राइट्स भले ही सेम है लेकिन ध्यान से सुनना एक बात, आपको राइट्स ज्यादा मिल रहे हैं, आपको हर शेयर पे राइट मिल रहा है। मान लो अगर कंपनी ने 100 करोड़ डिविडेंड दिया तो डिविडेंड दोनों को मिलेगा, मैं मानता हूं दोनों को मिलेगा, लेकिन सर आपको मिलेगा 99.99 करोड़ और उसको मिलेगा 0.01 करोड़। तो मैं मान रहा हूं डिविडेंड दोनों को मिल रहा है, लेकिन सर अमाउंट अलग लगाया तो डिविडेंड का अमाउंट भी तो अलग है ना। रेशियो देखो, परसेंटेज ऑफ मनी आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा है। ये फील करो सर, आप ये मत देखो कि राइट सेम है, आप ये देखो तो यही बात उन्होंने कही कि शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, कि कंपनी में उसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है? वो कैसे निकलेगा, उसने कितना पैसा कंपनी में लगाया है, इट इज कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ मनी। अगर नितिन सर ने ज्यादा पैसा लगाया है शेयर्स में और मैंने कम लगाया है तो ऑब्वियसली बात है ना कि नितिन सर को ज्यादा राइट्स मिलेंगे। मैंने कहा चलो एक और केस लेते हैं सर। सुनो सर, आप मेरी बात सुनो, आप भी क्या याद करोगे। ये लो सर, ये देखो, मान लो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना था और आप दोनों आए थे मीटिंग में, नितिन सर भी आए और झुमरू भी आया। दोनों के पास मीटिंग का राइट है, दोनों के पास वोटिंग का राइट है, दोनों के पास वोटिंग का राइट है। आपने कहा ओके, उसने कहा नॉट ओके। आपने कहा ओके, उसने कहा नॉट ओके। बताओ क्या होगा यहां पर? तो आपके केस में सर 99.99% वोट्स फेवर में आए हैं और 0.01% वोट अगेंस्ट में आए हैं।
तो यहां पर क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, वोटिंग दोनों कर सकते हैं, बट बात किसकी मानी जा रही है, अल्टीमेटली आप ही की तो मानी जा रही है सर। तो यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या है, वोट फेवर में 3 टाइम्स होने चाहिए। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा, 0.03%, जो कि अगेन कम है 99% से, कमी है 0.03%, तो यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो। तो आपने कितना पैसा लगाया उस पर डिपेंड करता है। हां सबको मिल रहे हैं राइट, सारे सबको मिल रहे हैं, बट कितना मिल रहे हैं वो डिपेंड करेगा कितना। अब एक बच्चा रात को सोएगा नहीं, पता है कौन बच्चा नहीं सोएगा, वो रात को इसलिए नहीं सोएगा, एक क्लास में बच्चा होगा जो सोचेगा ये गुरप्रीत सर ने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, रात को सोचेगा वो, अभी नहीं सोचेगा रात को, यार 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया होगा गुरप्रीत सर ने। ब्रेक टाइम हो गया क्या, अरे यार अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था यार, अभी तो मैं आधा पेज भी नहीं पढ़ाया यार, तुम लोग ब्रेक आ जाता है, ये देखो इतना सा तो पार्ट पढ़ाया है मैंने, ये वाला बस। चलिए ठीक है, मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं, आइए। विकास पहले से ही हो जाते हैं बेटा, ठीक है। नैनित बेटा तुम्हारी छुट्टी हो गई है बेटा, तुम जा सकते हो। म्यूचुअल कंडीशंस क्रिश, विकास बेटा वो पहले से ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में, ठीक है विकास। दिव्यम जब हम बोनस शेयर्स पे आएंगे तब बताया जाएगा। यस पूजा बेटा, सिर्फ रिमेनिंग सेक्शंस के आएंगे, बाकी सेक्शन के ऑलरेडी अपलोडेड है पूजा। ठीक है, यस प्रिंस। यस मेरे बच्चा, यस यस यस, ला 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 ला, लई 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 ला 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 ला, लई 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 ला ला ला। चलिए आइए आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल मैं रीड कर देता हूं, देन वी विल गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 ये बोलता है सन बेकर्स लिमिटेड एक कंपनी है, सन बेकर्स लिमिटेड, जो कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, बेटा कल ट्यूसडे की छुट्टी है, बेटा ट्यूसडे की छुट्टी है प्रिंस, ठीक है। चलो दनियल बेटा ये स्टार्टिंग में ही प्रमोटर्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए है, जिसका एक टुकड़ा 10 रुपए का है, तो यहां पर कंपनी के पास कितने टुकड़े हो गए? 5 लाख टुकड़े हो गए, दैट इज 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स हो गए, जिसकी 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 50 लाख। और ये कब डिसाइड होती है बेटा? ये कब डिसाइड होती है? ये कब डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है जब कंपनी बन रही होती है। क्या उसी टाइम डिसाइड हो जाती है? द आंसर इज यस। अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है ना, भूल गए क्या? तो अगर कोई भी शेयर खरीदेगा इस कंपनी के तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा, और कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल टोटल इतने रुपए की होगी, इतने हिस्से की होगी और इतनी फेस वैल्यू होगी। यानी इस कंपनी में लिखा होगा टोटल 50 लाख रुपीस, 5 लाख शेयर्स और 10 रुपीज ईच, ऐसा कंपनी के एमओए में लिखा होगा, ठीक है। ओके सर। चलिए उसके बाद अब मैंने आपको यह बताया कि डेफिनेशन में एक और चीज लिखी हुई है कि शेयर्स इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स इंक्लूड्स स्टॉक, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये स्टॉक होता क्या है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में अब इतना यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज नहीं होता है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? जहां जहां शेयर वर्ड्स लिखा है उसका मतलब है कि उसमें स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाएगा। बट क्वेश्चन आता है सर एग्जैक्टली स्टॉक होता क्या है? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट इसको खत्म करेंगे क्योंकि हमें मेन अगले टॉपिक पे जाना है। व्हाट इज स्टॉक? तो देखो क्या होता है ना, स्टॉक का मतलब होता है कि कई बार ना क्या होता है, बंडल ऑफ शेयर्स को, बंडल ऑफ शेयर्स को मर्ज करके क्या बना दिया जाता है? स्टॉक बना दिया जाता है, मर्ज करके स्टॉक बना दिया जाता है। बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है। अगर कंपनी चाहे तो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, अगर कंपनी चाहे। नॉर्मली कौन रिक्वेस्ट करते हैं? मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को, ठीक है। ओके, कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप शेयर्स के कन्वर्ट करके क्या कर दो? स्टॉक कर दो। बट क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा कि स्टॉक, हमने तो ये बोल दिया कि बड़े सारे शेयर्स मिलाकर स्टॉक बनता है, बट स्टॉक क्यों बनाएगा कोई इंसान? क्या फायदा है इसका? क्यों बनाऊं मैं स्टॉक? कोई फायदा होगा तभी तो बनाऊंगा, वरना क्यों बनाऊंगा? रहने देता हूं। तो जैसा कि अब आप लोग जानते होंगे, पता नहीं कितने लोग, एमआरएफ का शेयर, एमआरएफ का शेयर प्राइस चेक कर लेता हूं मैं, रुको, ठीक है। आइए आइए एमआरएफ शेयर प्राइस चल रहा है 1,08,000, मेरी जीवन भर की सैलरी। ओ माई गॉड्स, ओ माई गॉड्स। हाँ रुको जरा, अरे रुको जरा, सबर करो। एक तो इतनी सारी चीजें कह रहा है कि मैं दिखाऊंगा नहीं, पहले पैसे भरो फिर बताऊंगा। ऐसा कौन करता है यार? हाँ, तो एमआरएफ के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया,
और मार्केट वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है 1,09,000 रुपए की, 1,09,000 रुपए की। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए, फेस वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,09,000 रुपए की चल रही है, 9,000 रुपए की। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। कंपनी का एक शेयर मार्केट में अगर खरीदने जाओ तो 1,09,000 रुपए दोगे, तब जाकर आपको क्या मिलेंगे? राइट्स मिलेंगे इस कंपनी में, है ना? राइट्स, शेयर नहीं, बंडल ऑफ राइट्स मिलेंगे, है ना? अब देखो, मान लो जसमीत सर के पास, हमारे प्यारे लवली इनकम टैक्स के चैंपियन जसमीत सर के पास इस कंपनी के 2 शेयर्स हैं, इस कंपनी के 2 शेयर्स हैं। ठीक है, ओके सर। नाउ यस अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, तो 2 शेयर्स हैं बेटा, जसमीत सर के पास 2 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू आज है 2,18,000 रुपए की, 2,18,000 रुपए की। ठीक है, मुझे बताओ, अगर जसमीत सर चाहें तो क्या जसमीत सर सिर्फ इसमें से 20,000 रुपए का हिस्सा बेच सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या जसमीत सर अगर चाहें तो इसमें सिर्फ 20,000 रुपए का हिस्सा बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? सोचकर बताना, सोचकर बताना बेटा। क्या अगर जसमीत सर चाहें तो इसमें 20,000 का हिस्सा बेच सकते हैं या नहीं? द आंसर इज नो। या तो देखो, अब 2 ही ऑप्शन है, या तो जसमीत सर क्या करेंगे, एक शेयर बेचेंगे तो उन्हें 1,09,000 रुपए मिलेंगे, और 2 शेयर बेचेंगे तो उन्हें 2,18,000 मिलेंगे। यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही कंपनी, अगर कंपनी इसे कन्वर्ट कर देती है स्टॉक, तो जसमीत सर के पास क्या होगा? एक स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक ऑफ एमआरएफ। कितने लिखा? 2,18,000 रुपए का स्टॉक आ जाएगा, और अब वो इसमें से कितना भी हिस्सा बेच सकते हैं। मान लो उन्होंने किसी को इसमें से 20,000 का हिस्सा बेच दिया, तो वो बाकी का, सुनना, बाकी का क्या होगा? 1,98,000 किसके पास रहेगा? जसमीत सर के पास रहेगा। यानी स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती, आप उसका कोई भी हिस्सा जो है सेल आउट कर सकते हो, कोई भी पार्ट सेल आउट कर सकते हो, आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं होती। यह स्टॉक का फायदा होता है। लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना बेचा कितना नहीं। तो यही बात यहां पर लिखी है, देखो, ये देखो, क्योंकि शेयर्स में स्टॉक को इंक्लूड किया गया है, तो अगर कोई कंपनी चाहे तो एग्रीगेट कर सकती है। लेकिन कौन से शेयर? ओनली फुली पेड अप शेयर। कौन से शेयर्स को मर्ज किया जाता है? सिर्फ फुली पेड शेयर्स को मर्ज किया जाता है वेरियस मेंबर्स के, उनकी रिक्वेस्ट आने पर। एंड उन्हें जब हम मर्ज कर देते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं? एक फंड बन जाते हैं, जिसको हम स्टॉक का नाम दे देते हैं, जिसको हम स्टॉक का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके सर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से स्टॉक इज अ कलेक्शन और बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर। स्टॉक क्या है? कलेक्शन है बंडल ऑफ शेयर्स का, फुली पेड अप शेयर्स का बंडल है। ठीक है, ओके सर। नाउ ये कंपनी हम जब आगे सेक्शन 61 पढ़ेंगे तो वहां पर कंपनी के पास पावर है कि कंपनी अगर चाहे तो अपने सारे शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, या थोड़े से, या अपने सारे स्टॉक कन्वर्ट कर सकती है फुली पेड अप में किसी भी फेस वैल्यू के। ओके सर, ओके सर। नाउ देखो, स्टॉक क्या होता है ना? स्टॉक होता है लमसम, स्टॉक होता है लमसम, जबकि शेयर क्या होती है? छोटी, सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या कंपनी डायरेक्टली स्टॉक इशू कर सकती है? कभी भी नहीं। क्या कंपनी डायरेक्टली स्टॉक इशू कर सकती है? नहीं।
कंपनी इशू तो शेयर ही करती है, बट क्या बाद में उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है? द आंसर इज यस। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्टॉक देखने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जो मिलेगा, बट अभी भी ऑप्शन यहां पर है। सो ओरिजिनली तो बेटा शेयर ही इशू होते हैं, लेकिन स्टॉक के केस में क्या होता है, बाद में जो मेंबर्स होते हैं वो इसे कंपनी से रिक्वेस्ट कराकर कन्वर्ट करा लेते हैं। स्टॉक कभी भी डायरेक्टली इशू नहीं होता, वो हमेशा कन्वर्जन से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर बच्चा पूछ रहा है सर अब डिविडेंड कैसे मिलेगा? सर अब इस पे डिविडेंड कैसे मिलेगा? बेटा प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट डिविडेंड दिया जाएगा, सिंपल, प्रोपोर्शनेट डिविडेंड इस पे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ये पावर किसके पास है? ये जो कन्वर्ट करने की पावर और रिकन्वर्ट करने की पावर है, ये कोई मेंबर खुद से कर सकता है या वो कंपनी को रिक्वेस्ट भेजता है? बेटा वो क्या करता है, मेंबर कंपनी को भेजता है रिक्वेस्ट, फिर कंपनी बुलाती है जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में पास होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और फिर होने के बाद ही कन्वर्ट या रिकन्वर्ट होता है। कन्वर्ट या रिकन्वर्ट होता है, हम लोग पहले मेंबर्स रिक्वेस्ट करता है कंपनी को, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, और फाइनली जाके फिर ये कन्वर्ट होते हैं। यस विकास, चलिए, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यहां तक, अब इस पे और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा मेन मुद्दा आज की क्लास का। मेन मुद्दा आज की क्लास का था, दैट इज इक्विटी शेयर। सर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, मेन आज आपको यह सीखना है। बाकी क्लास तो ऐसे ही थी। ठीक है नम्रता बेटा, कंपनी के पास रिक्वेस्ट आती है, नहीं तो उसका डिपॉजिटरी हैंडल करता है। चलिए सुनिएगा आप मेरी बात ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल की तो डेफिनेशन, आई लव दैट डेफिनेशन, मजा ही आ जाता है पढ़ के। मतलब इतनी प्यारी डेफिनेशन इन्होंने दी है ना, इतनी प्यारी, कहां गई? अरे दी नहीं, इन्होंने किताब से उड़ा दी क्या? अरे यार ऐसा कौन करता है यार, नहीं दी क्या? सीधा प्रेफरेंस की दी है, इक्विटी की नहीं दी। यार ये तो गलत है यार, आपने यार इक्विटी शेयर कैपिटल की डेफिनेशन कैसे उड़ा दी? चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं, मेरे पास तो एक्ट है। रईस बेटा मैं भी यही ढूंढ रहा हूं आज तक कि कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है। तुम्हें मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? बताओगे ना? नहीं बताया तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ थैंक यू बेटा रईस, तुम ही हो बस, तुम ही हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। चलिए आइए, सारे बच्चे पढ़ेंगे। ये देखो क्या बढ़िया दी है, आ हा, ये लो मैंने हाईलाइट कर दी, हाईलाइट कर दी। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? बच्चा कह रहा है 4.7 पे है। आइए देखें, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप लोग कह रहे हैं देखो 4.7 में नहीं है, डेफिनेशन घुमा के दी हुई है, ठीक है, लेकिन सारे रीड कर लेंगे फटाफट। चलिए, क्योंकि पहले इक्विटी की डेफिनेशन आती है, फिर प्रेफरेंस की आती है। पढ़ ली आपने? पढ़ ली। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वो शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है,
ओके सर। अब क्या ये हमने इस तरह की डेफिनेशन पहले पढ़ी है? हाँ, हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, हमने पहले ऐसी पब्लिक कंपनी में पढ़ी थी, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। करेक्ट, सेम उसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल की दी हुई है। अब आता है मेन क्वेश्चन, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? तो देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें दो राइट्स मिलते हैं। दो राइट्स मिलते हैं। कितने राइट्स मिलते हैं बेटा? दो राइट्स मिलते हैं। पहला राइट होता है डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से, डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से, ये। और दूसरा होता है कि जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो कैपिटल का जब पैसा वापस करेंगे, रीपेमेंट करेंगे ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का, रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का। ठीक है, रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का। ओके, लेकिन पहले किससे? इक्विटी से पहले, इक्विटी से पहले। यह भी इक्विटी से पहले दिया जाएगा, इक्विटी से पहले दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं, तब जाकर समझेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर, सारे केसेस देखते चलिएगा। चलिए केस वन, केस वन, मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, जिसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 करोड़ रुपए, और इस पर बोला गया है 10% डिविडेंड, इस पर बोला गया है 10% डिविडेंड। ठीक है, ओके सर। नाउ इस कंपनी को करंट ईयर में बेटा प्रॉफिट हुआ, करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ, ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ 20 करोड़ रुपीस। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ ये पहले प्रॉफिट किसको देगी? पहले किसको डिविडेंड देगी? सबसे पहले कंपनी देगी, लेस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना? 50 करोड़ का 10%, 50 करोड़ का 10%, दैट इज 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। कितना बच गया? 15 करोड़ रुपए बच गया। इसको हम बोलेंगे सरप्लस। यह सरप्लस किसका होगा? यह सरप्लस किसका होगा? यह सरप्लस बिलोंग करता है, बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके सर। केस टू, केस टू, मान लो अगर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए होता, अगर प्रॉफिट 5 करोड़ होता तो क्या होता? तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते? लेस करते डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपया। यहां पर सरप्लस बचता 0, यहां पर सरप्लस कितना बचता? 0। और 0 किसको बिलोंग करता? बिलोंग टू, बिल्लो बग्गे बिल, नहीं गाना नहीं गाना है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है सर। अगर लॉस होता, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव 6 करोड़ रुपए, नेगेटिव 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट नेगेटिव में हो गया, अब क्या होगा इस केस में? कितना डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? द आंसर इज 0, द आंसर इज 0। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? अरे 0 भाई, 0। क्लियर है क्या सबको? प्रॉफिट अगर नेगेटिव में आ गया यानी लॉस हो गया, तो ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा ना इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बट अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, सर अगर अब इस साल तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, सर अगर नेक्स्ट ईयर, मान लो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 40 करोड़ रुपए का, तब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा? तो बेटा एक तो आप डिविडेंड दोगे,
5 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मुझे बताओ पिछले साल का जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिला था, क्या वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये तो करंट ईयर का हो गया, बट लास्ट ईयर का जो नहीं मिला था, क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सोच कर बताओ, कोई जल्दी नहीं है। तो लॉ कहता है आपको, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में? चेक करना पड़ेगा। चेक क्या चेक करना पड़ेगा? कि आपके शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, या नॉन क्यूमुलेटिव है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर क्यूमुलेटिव है तो फिर यहां पर फिर क्या होगा? प्रॉफिट 40 करोड़ लेस डिविडेंड, करंट ईयर 5 करोड़, लास्ट ईयर 5 करोड़, और बाकी का बचा 30 करोड़ किसका है? इक्विटी का है, इक्विटी का। ठीक है, लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो उस केस में क्या होगा? भूल जाओ पिछले साल का, भूल जाओ पिछले साल का। प्रॉफिट 40 करोड़ लेस करोगे डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर का 5 करोड़, पिछले साल का नहीं दोगे। ठीक है, पिछले साल का नहीं दोगे, है ना? तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? सरप्लस होगा। 35 करोड़ जो किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव है या नहीं है वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है सर अगर कुछ भी नहीं लिखा, सर अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? सारे बच्चे पढ़ो, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या माना जाता है? जल्दी पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। एजम्पशन क्या होगा? क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, नम्रता बेटा। क्या माना जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव माने जाएंगे अगर, और हम एक्यूमुलेशन सिर्फ क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखना पड़ेगा जब वो नॉन क्यूमुलेटिव दे रही है तो। ठीक है, सुमित बेटा बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, यानी अगर आप उन्हें नॉन क्यूमुलेटिव करना चाहते हो, अगर आप उन्हें नॉन क्यूमुलेटिव करना चाहते हो तो कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली यह बात लिखनी पड़ेगी, क्लियरली यह बात लिखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? अब बाकी सब बेसिक्स हैं यार, बाकी सब। अब 5 साल तक लॉस होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है। एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर 5 साल तक लॉस होगा तो क्या होगा? सर बताओ ना सर, 5 साल तक होगा। ये ले बेटा, कुछ कुछ इसमें कोई जीनियसनेस नहीं है, इसमें बहुत बेसिक्स हो गया। तुम्हें पता चल गया लॉ, तुम आप कोई भी केस को लगा सकते हो। क्या मान लो क्यूमुलेटिव है, अगर क्यूमुलेटिव है और 5 साल लॉस हो गया, 5 साल लॉस हो गया, मान लो ईयर 1 में 10 करोड़ का लॉस, ईयर 2 में 10 करोड़ का लॉस, ईयर 3 में 10 करोड़ का लॉस, ईयर 4 में 10 करोड़ का लॉस, है ना? ईयर 5 में 10 करोड़ का लॉस, तो क्या होगा? यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, करेक्ट, यहां पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। ईयर 6 में
जब प्रॉफिट हुआ, अब ये तो मान लू ईयर 6 में प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तब ईयर 6 का डिविडेंड दे दिया जाएगा और बाकी के पिछले ईयर का भी दे दिया जाएगा, बाकी के पिछले ईयर का भी दे दिया जाएगा, प्रोवाइडेड इतना प्रॉफिट हुआ हो, प्रोवाइडेड इतना प्रॉफिट हुआ हो, प्रोवाइडेड इतना प्रॉफिट हुआ हो कि आप पिछले सालों का दे पा रहे हो, वरना फिर अगले साल का वेट करोगे। बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव होगा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव होगा और ईयर 1 से लेकर ईयर 5 में लॉस है, तो सिर्फ ईयर 6 का डिविडेंड दिया जाएगा, सिर्फ ईयर 6 का डिविडेंड दिया जाएगा, बाकी सारा डिविडेंड भूल जाना। ठीक है, चलिए वोटिंग राइट्स पे क्रिश बाद में आएंगे, जब हम वोटिंग राइट्स का सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आपका पहला राइट। आई होप पहला राइट आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज इक्विटी से पहले पैसा मिलेगा, इक्विटी से पहले पैसा मिलेगा। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर के दूसरे राइट पर, अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर के दूसरे राइट पर, दैट इज अगर कोई कंपनी बंद होती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी बंद होती है तो उस केस में क्या होगा? केस 1, केस 1, केस 2, एक कंपनी है बेटा जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़, जिसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 करोड़, जिसकी रिजर्व एंड सरप्लस है 100 करोड़, जिसके लाइबिलिटीज हैं 50 करोड़। टोटल कितना हो गया जल्दी बताओ? टोटल हो गया 100 200 300 करोड़, और यहां पर कंपनी के एसेट्स हैं 300 करोड़। ठीक है, ओके सर। लेटेस्ट ईयर का तीसरा, चलिए चलिए अब इसके बाद देखिएगा, मान लो कंपनी बंद होगी तो कंपनी के एसेट सेल करेंगे, सेल करके कितने रुपए आएंगे? 300 करोड़ रुपए आएंगे। सेल करके कितने रुपए आएंगे? 300 करोड़ रुपए आएंगे। उसमें सबसे पहले किसको देंगे? सबसे पहले ये पे करेंगे, दैट इज लाइबिलिटी 50 करोड़, फिर बच जाएंगे 250 करोड़। उसमें से किसे पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए। कितना बचेगा? 200 करोड़। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ रुपए की। सरप्लस कितना बच गया सबका पे करने के बाद? सरप्लस बच गया 100 करोड़ रुपए का। यह सरप्लस किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को सरप्लस दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सरप्लस दे देंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर सरप्लस किसको मिलेगा? हाँ, बच्चा कह रहे, अंकुश कह रहे ये तो आज नितिन सर ने भी बताया था, घर वाले और बाहर वाले। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, है ना? चलिए चलिए आगे चलते हैं। सुनो, केस 2, ठीक है, केस 2 देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़, लाइबिलिटीज 100 करोड़, एसेट 120 करोड़, एसेट 120 करोड़। ठीक है, चलिए ठीक है, एसेट 120 करोड़, एसेट 120 करोड़। ओके सर। नाउ बाकी के लॉसेज हो जाएंगे। कितने लॉसेज हो जाएंगे? 180 करोड़ के लॉसेज हो जाएंगे। 180 के नहीं होंगे, सॉरी, अबे मिट जा भाई साहब। टोटल कितना है यहां पर? मैंने इसको 250 करोड़ किया ना, तो अगर मैंने यहां पर 250 करोड़ किया है तो यहां पर 130 करोड़ आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 250 करोड़ की मेरी बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। चलिए ठीक है, ओके सर, चलिए
आइए अब इस कंपनी के एसेट बेचे जाएंगे, ध्यान से देखना। इस कंपनी के एसेट बेचकर कितने पैसे आएंगे? इस कंपनी के एसेट बेचकर कितने पैसे आएंगे? 120 करोड़ रुपए। 120 करोड़ रुपए। पहले किसका पैसा दिया जाएगा? लेस लाइबिलिटीज। पहले अंकित बता तो दिया, केस 1 में रिजर्व का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को चला गया। ये लिखा तो है क्लियरली। कहां हो बेटा तुम? ये देखो, ये लिखा हुआ है। चलो, पहले लाइबिलिटी के 100 करोड़ पे हो जाएंगे। 100 करोड़ रुपए पे हो जाएंगे। बचे 20 करोड़ रुपए। ये 20 करोड़ किसे दिए जाएंगे? अच्छा, ब्लैक स्पॉट आ रहा है क्या? ये लो, चलिए ठीक है, ओके सर। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 20 करोड़ दिए जाएंगे। पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा खत्म हो जाएगा तो यहां पर लॉस हो जाएगा। किसका लॉस हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? कितना लॉस हो जाएगा? 30 करोड़ का लॉस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और इक्विटी शेयर कैपिटल का लॉस होगा 100 करोड़। टोटल 130 करोड़ का लॉस होगा। और यही लॉस तो यहां पर है, ये देखो, यही लॉस तो यहां पर है, ये देखो। यस और नो? क्लियर है क्या सबको? लेकिन पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसा दिया जाएगा पहले इक्विटी से। यह बात मैं आपसे कहना चाहता था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आइए, ठीक है, एक और एग्जांपल लें। यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50। इसको भी 100 करोड़ कर दूंगा? नहीं, 50 करोड़ ही रहने देता हूं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 150 करोड़। लाइबिलिटीज 150 करोड़। ठीक है, ओके, ओके सर। उसके बाद एसेट्स हैं, एसेट्स और लॉस। एसेट्स कितने के रख देता हूं? एसेट्स 205 करोड़ के एसेट्स। एसेट 205 करोड़ के एसेट्स। 300 करोड़। लॉस 95 करोड़। 300 करोड़। चलिए, बेटा ये कंपनी नम्रता वाइंड अप हो गई, बंद हो गई। अब कौन सा धंधा चल रहा है आगे? कौन सा प्रॉफिट? ठीक है, कंपनी ने यह डिसाइड किया था, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम पे किया जाएगा। 10% प्रीमियम पे किया जाएगा, ठीक है, ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन। 10% प्रीमियम पे किया जाएगा ऑन रिडम्पशन। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए अब देखिएगा, यानी अब देखना, फील करना इस बात को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने, ध्यान से सुनना। कंपनी के एसेट बेचे जाएंगे 205 करोड़ के। देखो, कंपनी के एसेट बेचे गए 205 करोड़ रुपए के, लेस लाइबिलिटीज को पे किया गया। लाइबिलिटीज को पे किया गया, ये रही लाइबिलिटीज 150 करोड़ रुपए की। 150 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटीज को पे किया गया। ओके सर, कितना पैसा बच गया? 55 करोड़ बच गया। 55 करोड़ बच गया। उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया गया, 5 करोड़ बच गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये 5 करोड़ से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रीमियम दिया जाएगा, या पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा दिया जाएगा?
सोच कर बताओ, ये जो 5 करोड़ रुपए का प्रीमियम है, ये 5 करोड़ रुपए है ना, 10% प्रीमियम कितना आएगा? 50 करोड़ पे 10% आएगा 5 करोड़। 5 करोड़ पहले क्या दूं? अब इसमें से पहले प्रीमियम दूं या लल्ला लला लई 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 ला लला लल्ला लला लल्ला लला। मुझे बताओ, यहां पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लिखा है या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखा है? सारे बच्चे बताएंगे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखा हुआ है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखा हुआ है? जल्दी बताओ, लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है आपको कैपिटल पहले देनी है, आपको कैपिटल पहले देनी है, प्रीमियम के ऊपर बताया नहीं है ना। लेकिन लॉ कहता है आगे, अगर आप चाहो तो, अगर कंपनी तुम चाहो तो तुम प्रेफरेंशियल राइट प्रीमियम पर भी दे सकती हो, अगर कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में बोला गया है। तो यहां पर आप ध्यान से सुनना, वो ये बोल रहे हैं कि प्रीमियम पहले देना है या नहीं देना है, ये राइट ऑप्शनल है। ये राइट क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये राइट क्या है? ऑप्शनल है। मतलब अगर कंपनी ने इशू करते टाइम बोला था, अगर कंपनी ने इशू करते टाइम बोला था कि भैया हम तुम्हें पहले देंगे, हम तुम्हें पहले देंगे, तो फिर ये पहले पे होगा, तो फिर प्रीमियम पहले पे होगा और इक्विटी को मिलेगा जीरो, इक्विटी को मिलेगा जीरो। बट अगर ऐसा नहीं बोला था अलॉटमेंट के टाइम पर, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को पहले पैसा मिलेगा 5 करोड़ रुपया और बाकी का प्रेफरेंस को कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या ये पॉइंट आपको समझा या नहीं समझा कि ये जो मैंने आपको जो राइट्स बताए हैं, यहां पर देखो 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 देखो, कैपिटल पहले मिलेगा, ये मैंडेटरी है। कैपिटल तो पहले देंगे, लेकिन प्रीमियम ऑप्शनल है। प्रीमियम जो है, प्रीमियम पहले देंगे या नहीं देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले देंगे या नहीं देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले देंगे या नहीं देंगे, वो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर बता दिया होगा प्रेफरेंस शेयर के, उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो यही बात वहां पर लॉ में बोली गई है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो ये दो राइट क्या है? ये दो राइट मैंडेटरी है, प्रीमियम पहले देना मैंडेटरी नहीं है। क्या खत्म हो गया क्या यहां पर? द आंसर इज नो। बेटा अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो डिफरेंस शुरू हो रहा है, तुम अभी से ही डर गए। चलो आइए आगे चलते हैं। अब बेटा दो तरह के प्रेफरेंस होते हैं, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, समझना। पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। पार्टिसिपेटरी क्या होता है और नॉन पार्टिसिपेटरी क्या होता है? ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। पार्टिसिपेटरी में भी दो टाइप होते हैं, डिविडेंड वाला टाइप होता है और कैपिटल वाला और वाइंडिंग अप वाला, वाइंडिंग अप का सरप्लस का टाइप होता है। ठीक है, दोनों एग्जांपल लेकर समझाऊंगा मैं, दोनों एग्जांपल लेकर समझाऊंगा मैं। चलिए मान लो एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 करोड़। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 करोड़। ठीक है, ओके सर।
नाउ 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 सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुन लो। यहां पर 10% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 10%। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपए। इसमें से पहले लेस क्या करेंगे, इसमें से पहले लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड। कितना आएगा, 50 करोड़ का 10%, 5 करोड़ रुपए। सरप्लस कितना आएगा, सरप्लस कितना आएगा, 95 करोड़ रुपीस का सरप्लस आएगा बेटा, 95 करोड़ रुपीस का सरप्लस आएगा, है ना। ये सरप्लस नॉर्मली किसका होता है, ये बाकी बचा पैसा नॉर्मली किसका होता है, ये बाकी बचा पैसा नॉर्मली किसका होता है, किसका होता है, ये नॉर्मली बेटा पैसा होता है इक्विटी का। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेटरी बोल के दिए हैं तो यहां पर इसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों आ जाएंगे अगर पार्टिसिपेटरी है तो, अगर पार्टिसिपेटरी है तो। बट अगर नॉन पार्टिसिपेटरी है, अगर नॉन पार्टिसिपेटरी है तो यह किसका होगा, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। इज इट क्लियर, यस और नो। अगर नॉन पार्टिसिपेटरी है मतलब हम तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, बाकी बचे प्रॉफिट में तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड मिल गया, चलते बनो, तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड मिल गया, चलते बनो। आगे अब एक और केस लेते हैं, लास्ट केस लेते हैं, इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। इसके एसेट्स हैं 1000 करोड़, इसके एसेट्स है 1000 करोड़, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके सर। विजय बेटा क्योंकि कंपनी एक असली में कोई पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, असलियत में किसी की जेब में, इंसान की जेब में तो पैसा जाएगा ही, ठीक है विजय। चलो आइए वाइंडिंग अप की बात अगर हम करते हैं, वाइंडिंग अप की, ठीक है। कंपनी अगर बंद हो रही है तो यहां पर देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़। नाउ आऊंगा सुमित, आऊंगा, रिजर्व एंड सरप्लस है 850 करोड़, टोटल हो गया 1000 करोड़, टोटल हो गया 1000 करोड़, ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलिए चलिए अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सेल करके कितना आएगा, 1000 करोड़ रुपए आ गया। पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया जाएगा 50 करोड़ रुपया, बचेगा कितना, 950 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल को दिया जाएगा उनका 100 करोड़ रुपया, बचेगा कितना, 850 करोड़। नॉर्मल रूल क्या बोलता है, नॉर्मल रूल ये बोलता है अगर ये नॉन पार्टिसिपेटरी हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटरी हैं तो ये 850 करोड़ किसकी जेब में जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जेब में जाएंगे। बट अगर ये पार्टिसिपेटरी है, अगर ये पार्टिसिपेटरी है तो उस केस में ये बचा हुआ पैसा किसमें बटेगा, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। समझ गए। अच्छा सर ये पार्टिसिपेटरी है या नॉन पार्टिसिपेटरी है कैसे पता चलेगा, बेटा जब आपको अलॉट होंगे तो उस पर पहले से ही मेंशन होता है पार्टिसिपेटरी है कि नॉन पार्टिसिपेटरी। लेकिन सर अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे, सर अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो क्या मानेंगे, ये देखिए अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये देखो क्या मानेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है। पढ़ो क्या लिखा है, पार्टिसिपेटरी होंगे या नॉन पार्टिसिपेटरी होंगे, क्या है पार्टिसिपेटरी। अगर नहीं लिखा
अगर नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? कार्तिक बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन वाली क्लास देख लो बेटा। कार्तिक तुम्हें वो क्लास देखने की जरूरत है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन हमने 1 घंटा लेके समझाया था। ठीक है कार्तिक, जिस क्लास में वो समझाया गया है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, बड़े सारे एग्जांपल्स भी लिए गए थे, वो क्लास देखने की तुम्हें जरूरत है। चलिए ठीक है, आइए आइए। इफ द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस सरप्लस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हम इसे नॉट पार्टिसिपेटिंग मानते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारे पार्टिसिपेटरी है या नहीं है, तो आपको पहले कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा और जो इशू करते हुए उसने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी वो देखनी पड़ेंगी। हाँ आर्यन बेटा, इस पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं बेटा। एक्चुअली मैं अभी तक आर्यन बेटा मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। ये रिजर्व एंड सरप्लस का 850 करोड़ कहां गया है, ये मैं थोड़ी सी स्टडी करनी मेरी बाकी है बेटा। ठीक है, तो मैं इस पे स्टडी करके आपको बैक, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी कि ये 850 करोड़ रुपए कहां हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है आर्यन, चलिए चलिए, तो फटाफट से पूरा रीड करके इसे खत्म करते हैं। देखिएगा, अब बस रीड करके खत्म करते हैं, आइए, ताकि हम लोग क्लास को खत्म कर सकें। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेक्शन 43 में बताई गई है, सुन लो। क्या होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? वो कैपिटल होती है जिसके पास क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। कितने प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, एंड लिखा हुआ है 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। पहला राइट कौन सा होता है? डिविडेंड पहले मिलेगा, डिविडेंड पहले मिलेगा, ये पहला राइट है। ठीक है, और दूसरा राइट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वाइंडिंग अप के केस में कैपिटल पहले मिलेगा, ये दोनों राइट। अब देखो, डिविडेंड कई बारी क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, और कई बारी फिक्स्ड रेट होता है। फिक्स्ड अमाउंट भी होता है, फिक्स्ड रेट भी होता है। ओके सर, और वाइंडिंग अप होगी तो कैपिटल पहले दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए एग्जाम्पल 2 रीड कर लेना, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आता है एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कैन अ कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? आहा, ऐसा ब्यूटीफुल क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा ब्यूटीफुल क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा भाई साहब। क्या कोई कंपनी ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? क्या कोई कंपनी ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? इक्विटी पूल मतलब बेटा इक्विटी कैपिटल जतन। ठीक है बेटा, प्रेफरेंस को मिलती है इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस, इक्विटी से पहले देंगे। अगर इक्विटी होगा ही नहीं तो किससे पहले देंगे? क्या आप समझे? अगर इक्विटी है ही नहीं तो किससे पहले पैसा दे रहे हो? तो पहले किससे दोगे? हम कह रहे हैं प्रेफरेंस मतलब इक्विटी से पहले, और वो कंपनी कह रही है इक्विटी तो है ही नहीं हमारी कंपनी में, तो कह रहा है फिर किससे पहले दे रहे हो?
तो वो कह रहे हैं इट मे बी नोटेड कि कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है। कंपनी अगर चाहे तो सिर्फ इक्विटी रख सकती है, प्रेफरेंस रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट कैन नॉट हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कुछ राइट्स होते हैं। अगर इक्विटी नहीं है तो किससे पहले दोगे? फिर प्रेफरेंस किससे दोगे बेटा? प्रेफरेंस कह रहे रेस में तुम फर्स्ट आए हो, तुम अकेले दौड़ रहे थे। मैंने कहा मैं अकेले दौड़ रहा था, रेस में फर्स्ट आ गया मैं रेस में। कह रहे तुम फर्स्ट आए हो क्लास में, तुम और क्लास में तुम अकेले ही बच्चे थे। ये क्या बेवकूफी है? ठीक है, चलिए तो यहां पर हम क्लास को खत्म करते हैं। होमवर्क मुझे बता दो क्या है? चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है। 2 मिनट समरी फटाफट से कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़ा, स्टॉक पढ़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ा। चलिए सुनिए, शेयर क्या होता है? शेयर मींस कंपनी की कैपिटल में शेयर। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड शेयर। शेयर एक्चुअली में क्या होता है? दैट इज बंडल ऑफ राइट्स होता है, बंडल ऑफ राइट्स होता है। ठीक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज नथिंग बट बंडल ऑफ शेयर। जब कंपनी रेजोल्यूशन पास करके कन्वर्ट कर देती है तो ये एक लमसम होता है, फंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। जानवी बेटा, तुम्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की क्लास देखनी है, तब तुम्हें पता चलेगा कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है जानवी बेटा, तो जाओ पहले वो क्लास देखो, बीच में मत देखा करो प्लीज। चलिए, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती। इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है। सर फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है सर? फिर बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको इक्विटी शेयर से पहले 2 राइट्स मिलते हैं, 2 प्रेफरेंस राइट मिलते हैं। कौन से 2? डिविडेंड पहले देंगे और कैपिटल का पहला पैसे देंगे। क्या सर? लेकिन सर प्रीमियम का क्या होगा? प्रीमियम पहले नहीं देंगे बेटा। प्रीमियम पहले देंगे या नहीं देंगे? प्रीमियम पहले देंगे या नहीं देंगे, ये हमें आर्टिकल्स में चेक करके, टर्म्स ऑफ इशू में चेक करना पड़ता है, उस पर डिपेंड करेगा। बट कैपिटल तो पहले देनी ही पड़ेगी। ओके। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं। यानी इक्विटी और प्रेफरेंस, जब प्रेफरेंस का पैसा मिल जाता है उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसमें भी अपना हिस्सा लेने आ सकते हैं। बट अगर लॉ क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब टर्म्स ऑफ इशू नहीं बताए गए, तो कुछ भी नहीं बोला गया, तो प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव माना जाता है और नॉन पार्टिसिपेटरी माना जाता है। ठीक है। तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा और ये बातें हमारी कहां लिखी थी? सेक्शन नंबर 43 में लिखी हुई थी। अर्शिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। यस नैनिस, कल सारी क्लास की छुट्टी है। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको हमेशा की तरह। चलिए बाय बाय।